नेपाल में हुई हिंसा में एक चीज नोटिस करने वाली थी कि जब 4 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिए, तो फिर नेपाल के हजारों युवा 8 सितंबर को मोबिलाइज होकर सड़कों पर आखिर कैसे उतरे। यानी मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि जेनजी आंदोलनकारियों के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम आखिर क्या था। अचानक लोगों को कैसे मोबिलाइज किया गया। आप इसे बिल्कुल आम भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे कोई जेनजी आंदोलनकारी काठमांडू में बैठा है और इसी का दूसरा सहयोगी बुटवाल में बैठा है और इन दोनों को आंदोलन को लेकर कुछ आपस में बात करनी है, डिस्कस करना है, लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक यानी कुल मिलाकर कम्युनिकेशन के लगभग सारे माध्यम जो आप जानते हैं वो सब बंद हैं। तो फिर कैसे जेनजी आंदोलनकारियों ने आपस में कम्युनिकेट किया होगा? ये सवाल आप सबके मन में उठ रहा होगा या उठना चाहिए। मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाली हूं। ये पूरी दुनिया भर में सब राजनेताओं को देख लेना चाहिए। उससे पहले अपील करूंगी कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो साक्षी जोशी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जेनजी प्रोटेस्टर्स ने सीक्रेट कम्युनिकेशन कैसे किया और कैसे ये जेनजी सरकार से एक कदम आगे निकले, विस्तार से समझिए। नेपाल में हो रहे प्रदर्शनों को जेनजी प्रोटेस्ट नाम दिया गया क्योंकि इसमें अधिकतर युवा थे जिनकी उम्र 17 से 28 साल के बीच थी और इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राजनीति में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म करने का था। लेकिन जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश आया तो फिर युवा बेकाबू होकर सड़कों पर उतर आए। फिर जो भी सामने आया उसे तहस नहस करते चले गए और अंत में केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना ही पड़ा। फिर यह आंदोलन रेजिम चेंज पर ही जाकर शांत हुआ और अब सुशीला कार्की, जैसे कि आप सबको पता है, कि अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। लेकिन इस पूरे जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि जिन 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन किया गया था उनमें टिकटॉक नहीं था, क्योंकि टिकटॉक ने नेपाल सरकार की शर्तों को बैन से पहले ही मान लिया था, जिस वजह से टिकटॉक पर बैन नहीं लगा। और इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान टिकटॉक एक कम्युनिकेशन का माध्यम बना। टिकटॉक पर प्रोटेस्ट को लेकर लाइव जानकारी मिल रही थी। जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान पूरे टिकटॉक में सिर्फ नेपाल ही छाया हुआ था। आपको मैं आगे बताती चलूं कि नेपाल में टिकटॉक बहुत लोकप्रिय ऐप है। और दूसरा, जेनजी प्रोटेस्ट में लोगों को मोबिलाइज करने का काम वीपीएन से भी किया गया। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपके और आपके इंटरनेट कनेक्शन के बीच एक बेहतरीन निजी कनेक्शन बनाता है और इस कनेक्शन के अंदर कोई भी आपकी गतिविधियों पर नजर नहीं रख सकता। वीपीएन आपके आईपी एड्रेस को छुपाता है, यानी कम से कम ऊपरी तौर पर तो आप किसी दूसरे ज्योग्राफिक लोकेशन से जुड़े हुए दिखाई देंगे। आपका इंटरनेट कनेक्शन आपके इंटरनेट प्रोवाइडर की बजाय वीपीएन सर्वर से होकर गुजरता है। समझ आया? आप वीपीएन के माध्यम से अपने देश में प्रतिबंधित वेबसाइट्स और एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से वीपीएन का उपयोग जेनजी को मोबिलाइज करने में भी किया गया। अब नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन में भारी ट्रैफिक देखने को मिला। नेपाल में सिर्फ 3 दिन के भीतर साइन अप में 6000% की वृद्धि देखी गई, जो बहुत ज्यादा है। 4 सितंबर को प्रतिबंध पूरी तरह लागू होने के 5वें दिन तक यह वृद्धि आपको पता है कितनी हो गई? 8000% तक पहुंच गई। स्विट्जरलैंड स्थित वीपीएन प्रोवाइडर प्रोटॉन वीपीएन ने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि नेपाल में प्रोटॉन वीपीएन साइन अप में लगातार वृद्धि हो रही है। सिर्फ 3 दिन में 500% से 6000% तक। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वीपीएन पर ट्रैफिक 3 सितंबर से ही बढ़ने लगा। लेकिन सोशल साइट्स पर प्रतिबंध लागू होने के बाद वीपीएन पर अप्रत्याशित ट्रैफिक बढ़ गया था। वीपीएन खास लोकेशन पर रिस्ट्रिक्ट ऐप को भी एक्सेस करने की सुविधा देता है, क्योंकि यह देश का सर्वर ही चेंज कर देता है। और इसके अलावा टिकटॉक को भी जेनजी प्रोटेस्ट में बखूबी यूज किया गया। हालांकि ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए गए थे, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, टिकटॉक ऑनलाइन बना रहा क्योंकि उसने स्थानीय स्तर पर रजिस्टर कराया था और नेपाल के नियमों का पालन करने पर सहमति भी जताई थी।
अब इस वजह से टिकटॉक प्रदर्शनकारियों के लिए योजना बनाने, अपडेट्स के लिए और विरोध प्रदर्शनों की जानकारी शेयर करने का एक मुख्य जरिया बन गया। और ऐसा दावा है कि नेपाल के एक लोकप्रिय टिकटॉक अकाउंट ने जेन जी प्रोटेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें लोगों को इकट्ठा होने का कॉल दिया गया। टिकटॉक के माध्यम से जेन जी प्रोटेस्ट के लाइव अपडेट्स भी दिए गए। टिकटॉक के अलावा रेडिट में भी प्रोटेस्ट से रिलेटेड डिबेट ऑर्गेनाइज की गई और इसके अलावा क्लैश के क्लिप्स भी वहां शेयर किए गए। जबकि वाइबर, वीटॉक, निम्बिस और पोपो लाइव जैसे एप्स के जरिए भी लोगों को मोबिलाइज किया गया। प्रोटेस्ट के पीछे जो नाम सामने आया, हामी नेपाल, उसने छात्रों को एकजुट करने के लिए इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का भी सहारा लिया। जैसे विरोध प्रदर्शन कैसे करें समझाते हुए वीडियो पोस्ट किए, जिसमें प्रोटेस्टर्स से कॉलेज बैग ले जाने, किताबें लाने और हो सके तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का भी कॉल दिया गया। इसके अलावा यूथ को मोबिलाइज करने के लिए डिस्कॉर्ड का सहारा लिया गया। और डिस्कॉर्ड क्या है वो अब जरा समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है इसको समझना। डिस्कॉर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां लोग मिलकर अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। इसे आप वर्चुअल मीटिंग या डिजिटल क्लब की तरह समझ सकते हैं। और हर कम्युनिटी को सर्वर कहा जाता है और उसमें अलग अलग चैनल होते हैं। इन चैनलों में लोग टेक्स्ट के जरिए बातचीत कर सकते हैं, आवाज या वीडियो से मीटिंग कर सकते हैं और चाहे तो साधारण पोल या वोटिंग भी करवा सकते हैं। शुरुआत में यह प्लेटफॉर्म गेमिंग के लिए, गेम खेलने वालों के लिए और उनके बीच लोकप्रिय हो करता था, लेकिन धीरे धीरे ये पढ़ाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट और अब सामाजिक और साथ ही अब जैसा आपने देखा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का एक बड़ा माध्यम बन गया है। नेपाल के जेन जी आंदोलन में यही हुआ। हजारों युवा एक साथ डिस्कॉर्ड पर जुड़े, जहां जेन जी प्रोटेस्ट के लिए मीटिंग्स और रणनीतियां बनाई गईं। नेपाल में तो ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने के कारण डिस्कॉर्ड जेन जी वाले आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि डिस्कॉर्ड पर राजनेताओं की हत्या और उनके घरों को जलाने की अपील वाले पोस्ट भी किए गए। यानी जेन जी प्रोटेस्ट में तकनीक का बहुत ज्यादा सहारा लिया गया। डिस्कॉर्ड के जरिए ही ओली के हवाई मार्ग से देश छोड़ने की पोस्ट की गई और फिर उसकी पूरी रणनीति डिस्कॉर्ड पर ही बनी कि कैसे ओली को देश छोड़ने से रोका जाए। लोगों को पोस्ट के जरिए ड्रोन उड़ाने का निर्देश, पतंग उड़ाने का निर्देश भी दिया गया, जिससे ओली का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए। और ऐसा पहली बार देखा गया है कि डिस्कॉर्ड वीपीएन का उपयोग इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए किया गया हो। यानी नेपाल का प्रोटेस्ट तमाम सरकारों के लिए अलार्म है कि तुम डाल तो हम पात पात। और इसीलिए पूरी दुनिया में नेपाल का ये जेन जी आंदोलन राजनेताओं में चर्चा और चिंता दोनों का केंद्र बना हुआ है। सत्यमेव जयते।